रहीम। आप खुश हो जाएं कि आपके लिए आज बहुत बड़ा काम कर दिया हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बड़े खुश हो गए, दिल थाम के बैठे हैं, आप स्टडी करें। पहले सूरह आप देखें कि दोहा कुरानी को देखें और सूरह कौसर पढ़ लेते हैं एक दफ़ा, ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाका फिल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये दुआ पढ़ा करें। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ फिक्र और गम से, और तेरी पनाह चाहता हूँ आजिज़ी से और सुस्ती से, और तेरी पनाह चाहता हूँ बुज़दिली और बुख़्ल से, और तेरी पनाह चाहता हूँ कर्ज़ के बोझ से और लोगों के दबाव से। पढ़ ली दुआ। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखिए, हज़रत अली का कौल है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। हज़रत अली ग़ुलाम है किसके? रसूल खुदा के। हर आदमी ग़ुलाम है रसूल खुदा का। हज़रत अली भी ग़ुलाम है रसूल खुदा के और शेर खुदा है। और हज़रत अली क्या फरमाते हैं कि लोगों के अंदर अच्छाई तलाश करो और अपने अंदर बुराई तलाश करो, ताकि अपने अंदर की जो आपके अंदर बुराई है वो ठीक हो सके। हम उल्टा करते हैं, हम अपने अंदर अच्छाई देखते हैं और दूसरों में बुराई देखते हैं। हर आदमी कह रहा होता है मैंने ये किया, मैंने अच्छा किया, उसने मेरे साथ ये किया, शिकवे लिए बैठा होता है। हालांकि ज़िंदगी उलट है, हम उलट चल रहे होते हैं, तो गलती हमारी है ना। हज़रत अली का कौल समझे, तो प्लीज़ किसी की ग़ीबत ना करें, दुश्मन को भी माफ़ करना सीखें और दुश्मन की मदद करें। माफ़ करना छोटी बात है, दुश्मन की मदद करें। छोटा सा तारुफ है मेरा, आप जानते ही हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कैसे बना, तो याद रखिए फर्स्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1909 में बना। उसके 10 साल बाद उसको बेहतर बना दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को बेहतर कर दिया। उसमें कहा गया कि अब इंडियंस को भी शामिल करेंगे आइंदा आइन जब बनेगा। 1909 में जो पहला आइन बना 1909 में 1909 में, उसमें इंडियंस को इतनी अहमियत नहीं दी थी, ब्रिटिशर्स अपने आप को खुदा समझते थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कहा कि नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कहा कि नहीं, आइंदा इंडियंस को भी शामिल करेंगे। और ये भी कहा कि 10 साल बाद इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के देखेंगे कि इसमें कितना चेंजेस और बदलाव लाएं। जब बदलाव लाने लगे तो साइमन कमीशन बनाया 1927 में, ठीक है ना, 1957 में। इसमें एक मुसलमान भी नहीं लिया, 7 आदमी भेजे इंग्लैंड से, उस 7 के साथ अंग्रेज थे। इस पर गुस्सा आ गया इंडिया को, मुस्लिम लीग को, कांग्रेस को, दोनों को, कि भाई आपने तो वादा किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में 1919 में कि आप अब इंडियंस को शामिल करना शुरू कर देंगे, लेकिन आपने साइमन कमीशन में तो एक भी इंडियंस को शामिल नहीं किया। तो उस पर साइमन कमीशन ने कहा अंग्रेज़ों ने कि आप लोग इंडियंस, मुसलमान और हिंदू काबिल नहीं हैं, आप लोग आइन नहीं बना सकते, अगर बना सकते हैं तो बनाएं। चैलेंज कर दिया। तो चैलेंज कर दिया तो जो इंग्लैंड का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसने चैलेंज कर दिया, तो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई और नेहरू को उसका चेयरमैन बनाया गया और नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई। इसके ऊपर मैं आपको लेक्चर दे चुका हूँ। फिर नेहरू की रिपोर्ट पर जिना को एतराज़ था। जिना ने मार्च में 4-5 महीने बाद रिपोर्ट बना के दी, जिसको कांग्रेस ने देने से इनकार कर दिया। जिना ने 14 पॉइंट दिए थे और ये बड़े बेहतरीन पॉइंट है, आज हम इसको एनालिसिस भी करेंगे। तो ये बाहर जिना रिपोर्ट भी बन गई, नेहरू रिपोर्ट भी बन गई, कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट बना दी, तीनों रिपोर्ट्स बन गई और तीनों रिपोर्ट्स को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930 से 1932 तक। उसमें डिस्कशन हुआ उस पर, फिर उसके वाइट पेपर पब्लिश हुआ, फिर उस पर इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है, इंग्लैंड के अंदर बैठकर उन्होंने इस पर बहस की और फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बन गया। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर अगर सवाल आए तो आपको ये कहानी लिखनी है, और इसको जितना डिटेल लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं। नेहरू रिपोर्ट को बड़ा डिटेल डिस्कस करें, जिना की रिपोर्ट को डिस्कस करें, 3 राउंड टेबल्स में जो बातें हुई वो डिस्कस करें, क्योंकि यहाँ मैं आपको ये राउंड टेबल पे अलग वीडियो है, मैं नहीं बताऊँगा। जिना रिपोर्ट पे मैंने डिस्कस किया है, यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट पे डिस्कस किया है, वो मैं बताऊँगा। साइमन कमीशन को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसलिए यहाँ नहीं कर रहा, वो साइमन कमीशन में देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और चलें आगे बढ़ें। अच्छा, जिना साहब की जो मैंने रिपोर्ट एनालिसिस देखी और सुनी, उसमें मैंने 4 चीज़ों में, मैंने नहीं, एक्सपर्ट्स ने 4 चीज़ों में इसको डिवाइड किया, जो 14 पॉइंट्स थे। एक तो जिना साहब ने सूबों को के लिए कहा कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए,
रेजिडुअल पावर प्रोविंस के पास होने चाहिए। अब रेजिडुअल पावर्स क्या होते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल ही समझ लीजिए, उसकी एक सेपरेट वीडियो है, आप देख लीजिएगा। और बम्बई को से सेपरेट किया जाए, किसको, सिंध को, बम्बई को सेपरेट करें और एक सिंध प्रोविंस को बनाया जाए। ये जिन्ना साहब ने डिमांड की कि बम्बई को सेपरेट करें, किससे, सिंध से अलग कर दें। तो सिंध जो था बेसिकली बम्बई का एक पार्ट था। ये जिन्ना ने सिंध को अलग कराया है। आज माशाल्लाह सिंध का सूबा है, तो सारे सूबे के लोग जिन्ना साहब को सलाम करते हैं कि आज एक सिंध को सूबे की शक्ल कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दी। और यह एक बड़ा फ़ख्र है कि पाकिस्तान के फाउंडर ने सिंध को पैदा किया, क्रिएट किया, बनाया, कैसे, अलग करके मुंबई से। वरना आज अगर ना कायद अज़म करते, आज बम्बई, सिंध जो था मुंबई का पार्ट होता, हिंदू अक्सरियत होती और हम दबे हुए होते। आज सिंध में हम आज़ादी से घूम रहे हैं, कराची में, हैदराबाद में, लाड़काना में, क्या नाम है, टंडो आदम में हम मुसलमान इज्जत से घूम रहे हैं, कायद अज़म की बदौलत घूम रहे हैं। हमें कायद अज़म का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन किसके अंदर, सीट के हवाले से। तो उन्होंने कहा था 33% सीट्स होनी चाहिए मुसलमानों की नेशनल असेंबली में। और प्रोविंशियल असेंबली के लिए क्या कहा उन्होंने कि पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोविंशियल असेंबली में सीटें हों। अगर मुसलमानों की जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, सीटें ज़्यादा हो, जहाँ कम है वो कम हो। सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, मैं आपको इस पर वीडियो बना चुका हूँ, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा जॉब्स मुसलमानों की पॉपुलेशन के हिसाब से दी जाए, जहाँ मुसलमानों की जितनी पॉपुलेशन है उतनी जॉब्स होनी चाहिए मुसलमानों को। फिर कहा कि प्राइम मिनिस्टर की फेडरल कैबिनेट में, जो कैबिनेट बनता है, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट बनाता है ना, उसमें 33% मुसलमान होने चाहिए। और जो सीएम कैबिनेट बनाएंगे तो उसमें 33% मुसलमान होने चाहिए। ये कहा उन्होंने मुस्लिम की उनकी नुमाइंदगी के मुताबिक। ठीक है, अब आते हैं, अब इनको कायद को पता था कि इंडियंस हैं चालाक, क्योंकि अंग्रेज जब चला जाएगा तो इंडियंस आइन में तब्दीली करेंगे, आइन तो बन जाएगा, आइन में तब्दीली करेंगे तो क्या कर तब्दीली कर सकते हैं कि जो इलाके मुसलमानों के हैं उन इलाकों को तोड़ दें और उनमें हिंदू इलाके जोड़ दें। कर सकते हैं तो मुसलमानों की अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? तो अब क्या करें? तो उन्होंने कायद ने कहा मुस्तकबिल में कोई टेरिटोरियल चेंज की गई, यानी इलाकाई चेंज की, जिससे मुसलमान इफेक्ट हो रहे होंगे, तो वो मुसलमानों की जो मेजॉरिटी है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, वो मेजॉरिटी उनकी वही रहेगी अपनी हरकत की। मिसाल के तौर पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, तो वहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है, वहाँ पे हिंदू, उनको तोड़ दिया, 4 टुकड़ों में कई सूबे बना दिए उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये तो कर सकता था इंडिया, तो कायद ने ये कहा कि नहीं, अगर कोई टेरिटोरियल चेंज हुई सूबे को तोड़ के तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और जो जो मुस्लिम मेजॉरिटी है वो कायम रहेगी। वीटो पावर फॉर माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के लिए कहा कि कोई भी डिसीजन अगर दिया जाएगा तो उसमें अगर माइनॉरिटी मना कर देगी तो माइनॉरिटी की बात मानी जाएगी, मेजॉरिटी की बात नहीं मानी जाएगी। फिर ये कहा कि कोई भी आइन में चेंज होगा किसी सूबे के लिए तो उस सूबे से वो पास कराना ज़रूरी है, मतलब वो सूबा इस पे एग्री हो। ये नहीं हो सकता, जैसे अभी भी आपको पता है जरदारी साहब ने भी कर दिया पाकिस्तान के अंदर कि फेडरल इस्लामाबाद जो है वो किसी सूबे में चेंजेस नहीं कर सकता, उस सूबे से परमिशन चाहिए होती है। ये कायद की डिमांड थी जो जरदारी साहब ने पूरी की। फिर सेफगार्ड किया मुसलमान कल्चर, रिलीजन और लिबर्टी को। तो ये है जिन्ना साहब की रिपोर्ट। अब इसको 14 पॉइंट्स में हम पढ़ लेंगे, लेकिन मैंने इसका आपको क्रक्स दे दिया जो ये है, तो ये आपको मैं पढ़ा भी चुका हूँ, तो ये आप इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेहरू रिपोर्ट में और जिन्ना रिपोर्ट में फ़र्क क्या है, बड़ा एनालिटिकल थोड़ी सी मेहनत की थी आप लोगों के लिए। जिन्ना ने कहा था कि साहब ने कहा था कि सिंध को सेपरेट करें बॉम्बे से। नेहरू रिपोर्ट में भी ये डिमांड की गई थी, लेकिन कहा गया था इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए और ये देखा जाए कि अगर बम्बई को अलग कर देंगे तो क्या बम्बई अपने खर्चे उठा सकेगा, अगर नहीं उठा सकेगा तो फिर उसको असेंबली मना कर देगी, जो असेंबली बनेगी। और कायद को पता था नेशनल असेंबली में हमारी 33% सीट्स हैं, 67% हिंदू की हैं, तो वो तो मना असेंबली में अगर ये मना कर देंगे कि सिंध को सेपरेट ना करो। हिंदू नहीं चाहता था सेपरेट हो, तो खामखा की बातें कर रहे थे, क्योंकि हिंदू क्यों चाहे ताकि बम्बई जो है सेपरेट हो, सिंध सेपरेट हो बम्बई से, क्यों चाहेगा, ठीक है ना। नेहरू की रिपोर्ट में धोखा दिया गया था मुसलमानों को कि हम एक कमेटी बनाएंगे, उसको उसमें देखेंगे बम्बई के
क्या फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी होगी, क्या वो अलग हो जाए, सिंध अलग हो जाए अगर बम्बई से, तो सिंध की पोजीशन ऐसी होगी कि वो अपने खर्चे मेंटेन कर लेगा। अगर सिंध इस काबिल है कि वो अपने खर्चे मेंटेन कर सके तो हम उसको असेंबली में रखेंगे। अब देखिए कौन नया पंगा, असेंबली में रखेंगे। पहले तो यही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे बात थी, उनको असेंबली में रखेंगे और असेंबली ने मुनासिब समझा तो हम अलग कर देंगे। कादिर ने कहा नहीं, आप उसको अलग करें, फौरन करें अलग। सिंध के सारे लोगों का इस पर एहसान है जना साहब का कि उन्होंने अलग करवाया और अंग्रेजों ने ये बात मान ली। अच्छा, फिर कहा कि फुल स्टेटस दें NWFP और बलूचिस्तान को सूबे का, क्योंकि वो सूबे इन दोनों के साथ अंग्रेज NWFP और बलूचिस्तान से खुश नहीं थे, वो इनके साथ अंग्रेज ज्यादती कर रहे थे। तो नेहरू रिपोर्ट में कहा पहले हम बेसिक रिफॉर्म्स लाएंगे, यानी इनकी रोटी कपड़ा मकान ठीक करेंगे, उसके बाद इनको पॉलिटिकल रिकग्निशन देंगे, यानी टाल मटोली की प्रोविंस, यानी पहले उसको इसका उनकी रोटी कपड़ा मकान यानी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी करेंगे, फिर इनको अलग करेंगे। कादिज़म ने कहा नहीं, ये मत करें, फ़ौरन इसको इस पर इन प्रोविंस के ऊपर प्रॉपर काम करें, इनको प्रोविंस का मुकम्मल दर्जा दें, स्टेटस दें। और फिर कादिज़म ने गुस्से का इज़हार किया कि 1912 में जब क्या नाम है 2 प्रोविंस बनाए गए, उड़ीसा और बिहार, उस वक्त तो ये आपने बात नहीं कही कि पॉलिटिकल रिफॉर्म और क्या नाम है बेसिक रिफॉर्म, उड़ीसा को बिहार को जब अलग किया तो उस वक्त आपने फ़ौरन कर दिया। और NWFP और बलूचिस्तान के लिए ये बेसिक रिफॉर्म और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बातें कर रहे हैं, भाई ये तो बात गलत है। कादिम को गुस्सा आ गया, फिर कादिम ने ये नहीं चलेगा। फिर गवर्नमेंट फॉर्म, कांग्रेस ने कहा फेडरल गवर्नमेंट होनी चाहिए, कादिम ने भी कहा फेडरल गवर्नमेंट होनी चाहिए, इसमें कोई झगड़ा नेहरू और कादिम में नहीं था। ऑटोनॉमी की बात, नेहरू का कहना था सूबों को ऑटोनॉमी दी जाए किसी हद तक, बस ज़्यादा नहीं। कादिज़म कहते हैं सूबों को फुल ऑटोनॉमी दी जाए, ये इस पे मेरा लेक्चर है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर इलेक्टोरेट सिस्टम में नेहरू ने कहा था ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा, कोई मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा। कादिज़म ने कहा नहीं, मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं अंग्रेजों ने क्या क्या बात मानी। अंग्रेजों ने सिंध को अलग कर दिया, ये बात मान ली। NWFP बलूचिस्तान की बात मान ली। फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम दोनों ने कहा था, से मान लिया। ऑटोनॉमी की बात में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाए, एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी दी जाए, तो वो उन्होंने जिन्ना साहब की बात मान ली। सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया, ठीक है ना। रेजिडुअल पावर, नेहरू ने कहा था ये फेडरल गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। मैं आपको बताऊंगा रेजिडुअल पावर क्या होते हैं, अलग वीडियो है। और जिन्ना ने कहा था नहीं, ये प्रोविंस के पास होने चाहिए रेजिडुअल पावर्स। ऑफिशियल लैंग्वेज नेहरू ने कहा था ये हिंदी होनी चाहिए, इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, पर्शियन, इंग्लिश या क्या नाम है उर्दू नहीं। तो कादिज़म ने इसकी रिपोर्ट पर कोई ज़्यादा एहतजाज नहीं किया। कादिज़म की ख्वाहिश ये थी कि उर्दू हो, ठीक है। लेकिन यह है कि नेहरू ने कहा था कि हिंदी ज़बान होनी चाहिए, हिंदी की इंडियन हिंदुओं की कोई भी ज़बान हो, संस्कृत हो, पति कितनी जो उनकी ज़बानें वो हो, कोई वही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, ठीक है ना, इंग्लिश नहीं होगी। कादिज़म का की ख्वाहिश एक झुकाव शायद इंग्लिश और उर्दू की तरफ था, लेकिन कादिज़म इस पर साइलेंट है। सीट कहते सेंट्रल लेजिस्लेशन में जो कहा, यानी नेशनल असेंबली में नेहरू ने कहा मुसलमानों की चूंकि तादाद 25% है तो उनको 25% सीट देंगे नेशनल असेंबली में। और जिन्ना ने कहा नहीं, 33% चाहिए, या जिन्ना साहब ने ज़्यादा डिमांड की। जो मुसलमानों की इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं पता जिन्ना साहब ने इस पर क्यों 33% डिमांड की। इसमें मैंने एक वीडियो बनाई है, वो देख लीजिएगा। लेकिन आपको इसमें बहस डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये फ़र्क है थोड़ा सा। 8% जिन्होंने ज़्यादा बात नहीं की, 25 में 8 जमा कर दें तो 33 होता है, तो 8% जिन्होंने ज़्यादा बात की। कम्युनल वीटो, यानी माइनॉरिटी के पास ये राइट होगा कि वो रिजेक्ट कर दे, ऐसी कोई चीज़ नेहरू में नहीं थी। नेहरू कहते कहा था मेजोरिटी की बातें की थी, जो मेजोरिटी कहेगा वही होगा। कादिज़म कह रहे थे नहीं, कम्युनल वीटो होना चाहिए, नहीं माइनॉरिटी के साथ अगर ज़्यादती होगी तो माइनॉरिटी की बात मानी जाएगी। मैंने अभी आपको बताया भी था जब जिन्ना की रिपोर्ट बता रहा था कि माइनॉरिटी की बात को अहमियत दी जाएगी, और अगर वो डिसएग्री है तो वो बात वीटो हो जाएगी, या वीटो की बात हो रही है। If 14 points Jinnah accepted, but Congress on 26 January made declaration of independence from British। लेकिन क्या हुआ कि 26 जनवरी को कांग्रेस ने क्या किया कि ब्रिटिश के से कहा कि हम ब्रिटिश से आज़ादी चाहिए हमें मुकम्मल, क्योंकि कांग्रेस ने जो नेहरू को नज़र आया था कि उसकी रिपोर्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रही ब्रिटिश, तो उन्होंने तो ये कह दिया, ठीक है ना।
अच्छा, फिर क्या ये नेहरू ने रिपोर्ट में कहा था 6 प्रोविंस फॉर मुस्लिम, बंगाल, पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान कि में रिफॉर्म्स होने चाहिए। नेहरू ने कहा था रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो जिन्ना ने कहा था 6 प्रोविंस फॉर हिंदूज, यूपी, सीपी, उड़ीसा, मुंबई, मद्रास, बिहार में रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो इसलिए इसमें तो एज सच कोई वो तो इसमें तो कोई वो नहीं है। दोनों इसमें रिफॉर्म्स पे बात कर रहे थे कि रिफॉर्म्स में होने चाहिए। लेकिन वो आपको मैं बता दूं कि नेहरू ने कहा था NWFP और बलूचिस्तान में पहले बेसिक रिफॉर्म्स लाएं और फिर जो है वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाएं। ठीक है, सिंध के लिए उसने एक पंगा डाल दिया था कि पहले फाइनेंशियल देखें, सिंध इस काबिल है कि अलग हो जाए अगर मुंबई से तो अपने खर्चे बर्दाश्त कर सकता है, अगर कर सकता है तो फिर इसको असेंबली में भेजें। असेंबली में तो आपको पता है आपके सामने वो सीटें मुसलमानों को 25% दे रहा था और खुद 75% रख रहा था। और तो अगर कायदे की भी बात मान ली जाती तो भी अक्सरियत 67-33 होती मुसलमानों की और 67% हिंदुओं की होती, तो रिजेक्ट कर देते पंजाब सिंध के प्रोविंस को। ठीक है नहीं। फिर नेहरू ने कहा था कि सेनेट और नेशनल असेंबली होनी चाहिए, इसे कहते हैं बाई कैमरल सिस्टम, यानी सेनेट और नेशनल असेंबली को दोनों होने जब होती हैं किसी भी मुल्क में तो इसे कहते हैं बाई कैमरल सिस्टम। तो नेहरू ने भी यही कहा था और जिन्ना पे एग्री कर गए थे, यहाँ कोई झगड़ा नहीं था। तो ज़्यादा आपके आगे होगा तो ये जिला के 14 पॉइंट हैं, अब उस सेपरेट 14 पॉइंट तो ये आप पढ़ लीजिए। अब मैंने इसको सब पढ़ा दिया है कि एनी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फेडरल होना चाहिए, जिन्होंने फेडरल था होना चाहिए, जिन्होंने कहा था, या बचपन में याद करते हैं टीचर आपको याद कराता है। नेहरू ने भी कहा था फेडरल होना चाहिए, लेकिन जिन्होंने कहा था पावर्स प्रोविंस को भी होनी चाहिए। ठीक है ना, क्लियर। जबकि नेहरू ने कहा था रिलेटिव पावर होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। जिन्होंने कहा था प्रोविंस के पास जो है ऑटोनॉमी होनी चाहिए, मुकम्मल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। नेहरू ने कहा था नहीं, रिलेटिव ऑटोनॉमी होनी चाहिए। फिर जिलानी साहब ने कहा था लेजिस्लेचर और लोकल बॉडीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होगी विद एडिक्वेट माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। यानी वहाँ पे सिख थे, पारसी थे और दूसरे थे, उन लोगों को भी आपने नेशनल असेंबली में और सूबाई असेंबली में लेना है, उनको शामिल करना है। जिला साहब की डिमांड थी। ठीक है। मुसलमानों के पास 1/3 सीट होनी चाहिए नेशनल असेंबली में, मैं बता चुका हूँ। सेपरेट एंड सेपरेट ये आपको बता चुका हूँ। कोई टेरिटोरियल चेंज होगी तो वो मुसलमानों की मेजॉरिटी उस पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चाहे वो पंजाब में हो, बंगाल में हो या NWP में हो, मुसलमानों की मेजॉरिटी मुतासिर ना हो। ये ना हो आप पंजाब के 2 टुकड़े कर दें, बंगाल के तो 2 टुकड़े किए थे फिर जोड़ दिया था, आपको याद होगा। तो ये चीज़ें होती रही हैं माजी में। 1906 में बंगाल के 2 टुकड़े किए, 1911 में जोड़ दिया दोबारा वापस। तो कल तुमको पता था टुकड़े करेंगे, जोड़ेंगे और मजीद टुकड़े करेंगे। तो कहते मुसलमानों की पॉपुलेशन जो है ना, की जो मेजॉरिटी है वो इफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। अब इस मुल्क के तरह एक इलाके में मुसलमान बहुत ज़्यादा है, वो सूबा मुसलमानों का है, आपने सूबे के 2 टुकड़े कर दिए, अब सूबा और हिंदू का बड़ा सूबा उस सूबे के साथ जोड़ दिया। अब क्या हुआ, अब मुसलमान के आपने सूबे को तोड़ दिया तो वो मुसलमानों की आबादी कम हो गई और एक बड़ा सूबा के साथ वो टुकड़ा जोड़ दिया था। अब तो मुसलमानों की आबादी तो नहीं रही ना, अब हिंदुओं की मेजॉरिटी हो गई। मिसाल देता हूँ, सपोज करें A और B, सी 3 सूबे हैं। A में मुसलमान ज़्यादा हैं, B में हिंदू ज़्यादा हैं और C में हिंदू ज़्यादा हैं। हमने A के 2 टुकड़े कर दिए और 2 टुकड़े करके B के साथ और C के साथ जोड़ दिया। अब तो मुसलमान बेचारे तो कुछ भी नहीं रहे ना, समझ में आया। फिर जिला साहब ने कहा था फुल लिबर्टी दें इबादत की, तो मैं बता चुका हूँ, कल्चर की, इबादत की और क्या नाम है और रिलीजन की लिबर्टी होनी चाहिए। फिर कोई कानून पास नहीं होगा जब तक 3/4 कम्युनिटी से अगर इसे ऑफ एनी कम्युनिटी दैट बॉडी अपोज इट। ठीक है ना, तो अगर कोई भी बिल पास नहीं होगा अगर 3/4 मेजोरिटी जो है उसे क्या करे, उसका कोई बिल है आपने पास किया, अगर 67% कोई इसको मना करता है तो वो कानून नहीं बनेगा। ठीक है, वो कानून नहीं बनेगा। और प्लस ये कि माइनॉरिटी के पास वीटो पावर भी होगी। सिंध को अलग करें मुंबई से, आपको मालूम है। बलूचिस्तान और NWFP में रिफॉर्म्स आए, आपको मालूम है। मुस्लिम्स को जॉब्स में उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से शेयर दिया जाए, आपको मालूम है। मुस्लिम कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज, रिलीजन, चैरिटी शुड बी प्रोटेक्टेड। वो कह रहा था नेहरू के हिंदी ज़बान
को प्रमोट करा था, तो कादिज़म ने कहा मुसलमान ज़बान को प्रोटेक्शन होनी चाहिए, एजुकेशन को प्रोटेक्शन होनी चाहिए, कल्चर को प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, रिलीजन को प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उनके इमाम बारगाह और मस्जिदों को प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, इबादत गाहों की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो ये पॉइंट वही है जो 12 पॉइंट अभी तक मैंने करा दिए, 2 रह गए। 13वां पॉइंट था कि जो कैबिनेट्स होंगी लोकल और सेंट्रल में 33% सीट्स होंगी, मैं बता चुका हूँ, पीएम की हो या सीएम की हो, उसकी कैबिनेट में 33% मुसलमान होंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। द फेडरेशन ऑफ इंडिया मस्ट नॉट चेंज लॉ विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रोविंस, कोई भी लॉ चेंज नहीं होगा प्रोविंस की मर्जी के बगैर, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये देख लीजिएगा, पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 14 जो है वो फेडरल पावर्स की बात कर रहे हैं कादिज़म, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, 4, 5 और 13 में वो सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम की नुमाइंदगी को कि वो नेशनल असेंबली में और सूबाई असेंबली में जाएं, उसकी बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 6 और 8 में कादिज़म सपोर्ट कर रहे हैं और कि अपना फियर है कादिज़म को जो कि मुस्तकबिल में जो फियर होगा ऐसा ना हो कि वो सूबे को तोड़ दें, ये कर दें, उसके ऊपर बात की। पॉइंट नंबर 10 और 11 में कादिज़म ने डिस्कस किया रिफॉर्म्स के बारे में, और कादिज़म के पॉइंट नंबर 7 और 12 में रिलीजियस की बात की है, प्रोटेक्शन की बात की। तो ये हो गया कादिज़म के 14 पॉइंट, और मैंने नेहरू रिपोर्ट भी आपको करा दी, कंपैरेटिव एनालिसिस कराया है, ठीक है ना, आपको मज़ा आ जाएगा इसमें। अब आ जाए डीपली एनालिसिस करें कादिज़म का, तो आपको मैंने यही चीज़ समझा दी, 14 पॉइंट आपको समझ में आ भी गए कि ये है पॉइंट्स सारे, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात या नहीं। आगे बढ़ जाऊँ, इजाज़त है ना, देखिए तेज़ी से जाना है। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब बना तो उसमें फर्स्ट टाइम ये हुआ कि सूबाई ऑटोनॉमी थी, जो कादिज़म ने कहा था वो माननी बात थी। फिर 11 प्रोविंस थे उस वक्त जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, और कोड है इसका कूपन्स मैप। कौन कौन से प्रोविंस थे, सेंट्रल प्रोविंस था, यूपी था, पंजाब था, उड़ीसा था, NWFP, आज उसका नाम KP के कर दिया हमने, बदल दिया है, लेकिन KP के NWFP एक ही बात है। और सिंध था, अलग कर दिया, कादिज़म ने सिंध की डिमांड की थी, मान लिया था अंग्रेजों ने। मद्रास, असम, बिहार, मुंबई और बंगाल, ये टोटल 11 सूबे बन गए थे, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट्स थी, उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि प्रिंसली स्टेट पे अंग्रेजों की हुकूमत नहीं थी, तो इसलिए उनके लिए कोई लॉ नहीं था, ठीक है। ये इनकी 11 सूबों के लिए लॉ बनाया गया जो इंडिया का पार्ट थे। प्रिंसली स्टेट में हैदराबाद था, जूनागढ़ था, कश्मीर था, छोटे छोटे जो स्टेट्स थी उनके ऊपर ये लागू नहीं था, ठीक है। ये 563 थी, याद रखिए, छोटी कम नहीं थी, 563 प्रिंसली स्टेट्स थी। अच्छा, टोटल प्रोविंस में जो इसके बाद क्या पता है, आइन के बाद इलेक्शन होता है, जब आइन बन जाता है तो इलेक्शन होता है। आपको याद है सिकंदर मिर्जा ने क्या किया था, जब आइन बना था तो उसने आइन को इसलिए तोड़ दिया था, उसे पता था कि इलेक्शन होगा, इसलिए उसने आइन को तोड़ा था। याद है जब इंडिया से पाकिस्तान आज़ाद हो गया था तो सिकंदर मिर्जा, मैंने आपको बहुत फ्यूचर की बात बता रहा हूँ और आपने पढ़ी भी है, वही सेम यह था कि जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन गया 1935 में, तो इलेक्शन कराने थे। इलेक्शन 1936 में इलेक्शन हुए, और सीट्स थी टोटल 11 प्रोविंस में 1585, जिसमें से 1585 में से 482 सीट्स मुसलमानों को दी, कि टोटल मुसलमान इस पे सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे और कोई हिंदू नहीं लड़ेगा। और बाकी सीट कितनी बची, तो अब निकाल दें 482 में से 1585 में से 482 निकाल दें, 1103 सीट्स पे मुसलमान भी लड़ सकते थे और हिंदू भी लड़ सकते थे, लेकिन ये स्पेशल उन्होंने दिया मुसलमानों को कि 482 सीट तो आपके लिए है, और जो बची 11,103 सीटें उसमें मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब लड़ सकते थे इलेक्शन, ठीक है ना। कांग्रेस ने नॉमिनेट किए 58 मेंबर्स को, किस सीट्स पे, मुसलमानों की सीट्स पे। कादिज़म को उस पर एतराज़ था, सेपरेट इलेक्टोरेट की बातें कर रहे थे, वो नहीं मानी, तो कांग्रेस ने अपने 58 मेंबर्स मुस्लिम सीट्स पे खड़े कर दिए, और उसमें से 58 में से 26 लोग जीत भी गए थे, ये भी आपको बता दूं, आगे बताऊंगा ना। मुस्लिम लीग ने 482 पूरे अपने मेंबर खड़े किए, 482 मेंबर जो मुस्लिम सीट्स थी उनमें 482 सीट्स खड़े किए, और कहा गया मुस्लिम लीग ने हम सारी सीटें जीत जाएंगे, लेकिन मुसलमान इस 482 में सिर्फ 106 सीटें जीते और बाकी सारी हार गए। माई गॉड, कितनी हार गए, अंदाजा करो, 376 सीटें हार गए मुस्लिम लीग। मुस्लिम सीट्स पर मुस्लिम लीग नहीं जीत सकी, 376 सीट दूसरी मुसलमान पार्टीज ने जीती,
ठीक है ना। और कांग्रेस ने उसमें से 26 सीटें जीती। कांग्रेस में भी मुसलमान थे, उन्होंने भी खड़े किए लोगों को, ठीक है ना। वोटिंग राइट्स क्या थे, 3 करोड़ लोगों को वोटिंग राइट दिए थे। आबादी तो बहुत ज्यादा थी मुसलमानों की, लेकिन 14% को वोटिंग राइट दिए थे और 86% को वोटिंग राइट नहीं दिए थे अंग्रेजों ने। ये भी गलत एक ज्यादती थी। रिजल्ट अनाउंस हुआ, 1936 में इलेक्शन हुए, 37 फरवरी में इलेक्शन अनाउंस हुआ, का रिजल्ट अनाउंस हुआ। लेट हुआ थोड़ा, धांधली की होगी थोड़ी बहुत, ज़्यादा ही की होगी। कांग्रेस ने सीटें जीती 707, मुसलमानों ने सिर्फ 106 सीटें जीती। मुसलमानों ने नहीं, मुस्लिम लीग ने। मुसलमानों ने तो सीटें जीती होंगी, मुस्लिम दूसरी पार्टीज भी थी। मुस्लिम लीग जो कायदे की थी वो तो बिल्कुल ही अपनी 482 सीट्स में भी 106 सीटें जीती। मुसलमान सीटों पे तो मुस्लिम लीग को जीतना चाहिए था। चलो, जो 1103 सीट्स थी उसमें तो कंपटीशन जो था तगड़ा था, हिंदू भी थे मुसलमान भी थे। लेकिन यहाँ तो ये तो टोटल मुस्लिम सीट्स थी, तो उसमें मुस्लिम लीग ने 106 जीती और बाकी सीटें 26 कांग्रेस ने जीती और बाकी और मुस्लिम पार्टीज थी, उनके नाम मैं बता रहा हूँ आपको। और क्या था, कांग्रेस ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। मद्रास, सीपी, यूपी, उड़ीसा, बिहार से इतनी ज़्यादा सीटें जीती कांग्रेस ने, वहाँ पे उनकी हुकूमत बन गई। ये सूबों में जो सीट जीतता है, तो इनकी मद्रास में कांग्रेस की हुकूमत बन गई, बिहार में, उड़ीसा में, यूपी में, सीपी में बना दी। बाकी सूबों में जैसे NWFP, असम और बम्बई में कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा सीटें तो नहीं जीती, लेकिन दूसरी छोटी मोटी पार्टीज को मिला के सीट और उन्होंने गवर्नमेंट बना ली। तो गवर्नमेंट 8 सूबों में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई। कैसे 8? मद्रास, सीपी, यूपी, बिहार, उड़ीसा, असम, बम्बई और NWFP, 8 हो गए ना। 8, 11 में से 8 सूबे तो कांग्रेस ने हुकूमत मिला ली। और चूंकि NWFP, असम और बम्बई में इनके पास सीटें थोड़ी सी कम थी, 50% से कम थी, तो उन्होंने सीटें जो है फिर छोटी पार्टीज को मिला लिया। जो मुसलमान छोटी पार्टीज थी, हिंदू छोटी पार्टी थी, सिख छोटी पार्टी थी, उनको मिला लिया। डॉक्टर अम्बेडकर जो है जिसने इंडिया का आइन बनाया, उसकी भी मैं थोड़ी सी बात ऐड कर देता हूँ ऐसे बताने के लिए। इसने भी सीटें जीती 14। अब ये 14 थी कम, हाँ, उसकी एक ही छोटी सी पार्टी थी, लेबर पार्टी, और उसने 17 लोगों को तो खड़ा किया था टोटल, उसमें से 14 जीत गया। और इसने बम्बई से इलेक्शन लड़े थे, बाकी बिहार से, सीपी से, यूपी से, उड़ीसा से, NWFP से, असम से नहीं लड़े थे। सिर्फ बम्बई से उसने अपने 17 लोगों को खड़ा किया था। और बम्बई की सीटें जो थी 175 थी, यानी टोटल सीट तो 1585 थी, उसने बम्बई की सीटें 175 थी, इसमें 14 सीटें वो उसने जीती। 3 उसके आदमी हार गए थे, उसने लोग ही कम खड़े किए, उसको 175 खड़े करना चाहिए था, उसने 17 ही खड़े किया और 14 जीत गया। छोटी सी पार्टी थी इसकी बेचारे की। अच्छा, मुस्लिम लीग के अलावा और भी मुसलमान पार्टीज थी। ये जो लाल रंग से ये सारी मुसलमान पार्टीज थी, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग कमजोर हो गई। एक पार्टी होती है मुस्लिम लीग, सिर्फ मुसलमानों की, तो सारे मुसलमान इसको वोट देते हैं, किसको? मुस्लिम लीग को। लेकिन कुछ मुसलमानों ने मजलिस अशर को दिया, किसी ने यूनियन पार्टी को दिया, किसी ने मुस्लिम लीग यूनाइटेड पार्टी को दिया, किसी ने इंडिपेंडेंट मुस्लिम को दिया, किसी ने सिंध यूनाइटेड पार्टी को दिया, किसी ने मुस्लिम पार्लियामेंट्री बोर्ड को दिया, किसी ने असम वैली मुस्लिम पार्टी को दिया, किसी ने कृषक प्रजा पार्टी को दिया। ये मुसलमान पार्टी थी। गुलाम हुसैन की एक पार्टी थी। ये सब, इसकी वजह से मुस्लिम लीग को वोट जो है कम मिले, और जो 482 वोट्स थे वो इनको मिल गए, और मुस्लिम लीग को 106 मुस्लिम लीग को मिले, बाकी इन सबको मिले, और 26 कांग्रेस ने ले लिए। ठीक है, कांग्रेस के बंदे जो थे वो ले गए मुस्लिम सीट्स। समझ में आ गई बात? इसलिए मुसलमानों को बहुत कम सीटें मिली, मुसलमानों को नहीं, मुस्लिम लीग को 106। अब देखिए, कांग्रेस ने 1585 में से 707 सीटें जीती, मुसलमानों ने 1585 में से सिर्फ 106 सीटें जीती, और अम्बेडकर ने तो 14 सीटें जीती 175 में से। तो अम्बेडकर तो मैंने सीट लगा दी है। मुस्लिम सीट्स कितनी थी? 482, उसमें से 26 सीटें तो कांग्रेस ने जीती। और ये याद रहे, 1585 में 482 शामिल है, याद रहे, ठीक है ना। ठीक है। और मैंने तो अलग इसी करके बताया कि 482 को तो मुस्लिम लीग को जीतना चाहिए था, लेकिन मुस्लिम लीग जीत नहीं सकी, और 106 में सीटें जीती आउट ऑफ 482, यानी 376 सीटें हार गई मुस्लिम लीग, मुस्लिम सीटें हार गई। अब यह देखें,
टोटल सीट सी 1585, जिसमें से 482 मुस्लिम सीट सी, 1103 मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सिख विख सब शामिल थे, हिंदू हिंदू। और कांग्रेस ने कितनी जीती मुसलमान सीटों की अगर बात करें तो 482 में मुस्लिम सीट से 26 कांग्रेस जीत गई, और 1103 जो रिमेनिंग सीट्स थी, 1585 सीट्स है टोटल, दोनों को 482 प्लस 1103 कितने बनते हैं, 1585, ठीक है। और बाकी यानी 1103 में से 681 कांग्रेस जीती। मुसलमान 482 में से, मुसलमान नहीं मुस्लिम लीग 106 सीटें जीते, और 1103 जो कंबाइन था उसमें तो एक भी सीट नहीं जीत सके। तो ये आप परफॉर्मेंस थी, आपके सामने देख लें, अच्छी तरह देख लें, समझ में आ जाएगी। क्लियर है नहीं, समझ आ गया। तो 1585 का के दो टुकड़े हैं, 482 और 1103। अच्छा, 482 को जमा करें 1103 में, क्या बनता है बताओ ना जीनियस हो, 1585, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की सीटें, मुसलमानों की सीटें मुस्लिम लीग ने 106 जीती, और बाकी दूसरी सीट जो बच्चे कितने 376, वो में से 26 कांग्रेस ने जीत ली, और तकरीबन 350 सीटें दूसरी मुस्लिम पार्टी के जो मैंने नाम बताया उन्होंने जीते, ठीक। अब पूरा परफॉर्मेंस मुस्लिम लीग की क्यों थी, एक तो ये कि मुस्लिम्स में की पार्टीज बहुत थी, और मुसलमान पार्टीज में आपस में दुश्मनियां थी। जिन्ना 1930 में इंडिया छोड़ के चले गए थे नाराज होके, उन्हें अखबार लेके आ गए थे 1934 में, इलेक्शन से सिर्फ 2 साल पहले। तो जाहिर बात है 2 साल में एक आदमी लीडर इतनी तैयारी नहीं कर पाता, ठीक है, और प्लानिंग नहीं थी, इंटरनल होमवर्क नहीं था। 2 साल हुए थे, कायदे को वापस आए हुए, कायदे को दोबारा से सीखनी पड़ी थी, दोबारा से समझना पड़ता है चीज़ों को, बहुत सारी चेंज आ चुका था 4 साल में। तो ये वजह थी, और दूसरी चीज़ ये कि 14% वोटिंग राइट थे, 86% को तो वोटिंग राइट नहीं मिले थे, एक वजह ये भी थी, ठीक है। ये अक्सर आता है कि पुअर परफॉर्मेंस क्यों थी मुस्लिम लीग की 1936 के इलेक्शन में। कांग्रेस ने बता दिया, जैसे मैंने आपको, गवर्नमेंट बना ली, और कांग्रेस ने कहाँ कहाँ गवर्नमेंट बनाई, मद्रास, सीपी, यूपी, बिहार और उड़ीसा में। और कांग्रेस ने छोटी पार्टी को मिला के एनडब्ल्यूएफपी, असम और बम्बई, 8 सूबे पे कांग्रेस ने हुकूमत बना ली। सिंध में सिंध मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी ने हुकूमत बनाई, ये 1936 को ही बनी थी मुस्लिम पार्टी, और इसने भी एक बेड़ागर कर दिया था मुस्लिम लीग का, और मुस्लिम लीग यहाँ से नहीं जीत सकी थी सिंध से। अच्छा, मुस्लिम लीग ने कहाँ गवर्नमेंट बनाई, मुस्लिम लीग ने गवर्नमेंट बनाई यूनियनिस्ट पार्टी से मिलकर पंजाब में, और मुस्लिम लीग ने गवर्नमेंट बनाई कृषक पार्टी से, जो कि AK फजलुल हक की पार्टी थी बंगाल में। तो दो गवर्नमेंट 2 सूबों में मुस्लिम लीग ने बनाई, और 8 में किसने बनाई, 8 में कांग्रेस ने बनाई, 2 में मुस्लिम लीग ने बनाई, और 1 में सिंध मुस्लिम पार्टी ने बनाई। तो पूरे 11 हो गए, 11 सूबे का ब्रेकअप बताओ जल्दी से। 11 सूबे थे, 8 कांग्रेस, 2 मुस्लिम लीग, 10, और 1 सिंध मुस्लिम पार्टी ने बनाई। 11 सूबों में हुकूमत बन गई, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ जाए ना प्लीज। कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाने के बाद अच्छा काम किया, लैंड रिफॉर्म्स किए, कल्चर रिफॉर्म्स किए, सोशल रिफॉर्म्स किए, सिविल रिफॉर्म्स किए, लेकिन प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे ये लोग, शायद इनके पास तजर्बा नहीं था। तो इनसे नाराज हो गए थे दलित, यानी छोटी क्लास के जो हिंदू होते हैं वो नाराज हो गए। मुस्लिम लीग कांग्रेस से नाराज थी, जाहिर बात है ऑपोजिट पार्टी थी, और फार्मर नाराज थे, लेबर जो इंडस्ट्री में काम कर रहे थे वो लोग नाराज थे, ठीक है ना। मुस्लिम लीग ने कमेटी बनाई, इसका नाम था पीरपुर कमेटी, जो इसका काम ये था, वो ये इल्ज़ाम लगाती थी कांग्रेस के ऊपर कि ये हिंदू को प्रमोट करते हैं, और हिंदी कल्चर को प्रमोट करते हैं, और हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। ये मुस्लिम लीग ने, कायद-ए-आज़म ने प्रोपेगेंडा करवाया या नहीं करवाया, प्रोपेगेंडा कहें या सच कहें मुझे नहीं पता, ये कायद-ए-आज़म ने काम कराया, क्योंकि ये हकीकत भी है कि इंडिया ऐसा कर रहा था, हिंदू कांग्रेस ये काम कर रहा था ना, तो हिंदुओं को प्रमोट कर रहा था और हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहा था। कायद-ए-आज़म को बुरा लगा, कायद-ए-आज़म ने इस पे एक पीरपुर कमेटी बनाई, और उसने कांग्रेस के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए, और उस पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह की, और उस पे इल्ज़ामात लगाए, रिसर्च की इसके ऊपर, और बताया कि कांग्रेस तो गलत
तरीके पे चल रही है। मुसलमानों, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी और दूसरे मुख्तलिफ जो छोटी क्लास के हिंदू हैं उनके साथ जुल्म कर रही है। ठीक है ना? तो वजह ये थी कांग्रेस के पास हुकूमत का तजर्बा तो नहीं था ना। ठीक है ना? और फिर उनमें मुसलमानों से नफरत और क्या नाम है, उनके अंदर क्लास का डिफरेंस होता है। दो तीन मुसलमानों में सब बराबर हैं। हमारे नबी पाक ने कहा, कुरान पाक ने कहा कि सब बराबर हैं, इंसान बराबर है। लेकिन हिंदुज़म में तो ये होता है कि एक बड़ी जात का हिंदू, छोटी जात का हिंदू। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर भी छोटी जात के हिंदू थे। ठीक है ना? ये था मसला। अच्छा, एक और मसला, उस जमाने में जब ये आइन बना 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उस वक्त वाइस रॉय जो थे लॉर्ड लिनथगो थे। इनके ज़माने में बना था। याद रहेगा ये सब याद रखिए, शक्ल भी पहचान लीजिए। ये वॉइस रॉय थे जब ये इनको ये 1935 का जो लॉ बना। तो ये उस वक्त लीड कर रहे थे क्योंकि ये 1936 में आ गए थे, और 1935 का जो एक्ट है वो इनके पीरियड में बना। क्योंकि 1935 का जो लॉ था वो बना तो 1935 में था, लेकिन वो इन्फोर्स हुआ है 1937 में। यानी फॉरेन लॉ बनते ही इन्फोर्स नहीं होता है। आपको पता है, इस्लाम आया तो पहले उनका नमाज पढ़ो, फिर कहा आगे चल के क्या नाम है रोज़ा रखो, फिर कहा ज़कात दो, फिर कहा कि जिहाद करो, आहिस्ता आहिस्ता। इस तरह से ये लॉ 1935 में आ गया था, लेकिन इन्फोर्स हुआ 1937 में। ठीक है, आगे बढ़ जाओ प्लीज़। तो इनके बारे में सुन लें। जब वर्ल्ड वार टू हो गई, आपको पता है वर्ल्ड वार टू 1939 में शुरू हो गई, और कांग्रेस ने हुकूमत संभाल ली थी 1937 में 8 इलाकों में। बड़ा दिमाग खराब था कांग्रेस का। 11 में से 8 सूबे हमारे कंट्रोल में हैं। हम जीते हैं। ये 5 में 2 जीते थे बहुत, और 3 उन्होंने मिल बांट के कोalition से गवर्नमेंट बनाई थी। तो गरूर बहुत था। लॉर्ड जो थे लिलिथगो ने क्या किया कि जब इंग्लैंड पे हमला किया हिटलर ने, यानी जर्मनी ने, जापान ने, इटली ने जब हमला किया, तो इन्होंने इंग्लैंड से कह दिया कि इंडिया जो है वो, इंडिया की फौज लड़ेगी, इंडिया के लोग लड़ेंगे इस जंग में जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ। इससे क्या हुआ कि जब जर्मन को पता लगा, जापान को, इटली को पता लगा कि इंडिया के लोग जो हैं वो इंग्लैंड का साथ दे रहे हैं, तो उनका ऐसी तैसी हम इंडिया को भी कूटेंगे। तो ये चीज़, ये खौफ हिरास इंडिया में फैल गया कि अब ये जापान और जर्मनी और इटली इंडिया को मारेगा। तो कांग्रेस ने गए वाइसरॉय के पास और कहा कि ये क्या आपने किया है, आपको हमसे पूछना चाहिए था, हमारी 8 सूबों में हुकूमत है, आपने हमसे पूछा है बगैर आपने ये कह दिया कि इंडिया जो है इस जंग में हिस्सा लेगा, कैसे कहा आपने? तो और फिर कहा कि अगर आप चाहते हैं हम इस जंग में आपका साथ दें, तो आप हमें जंग ख़त्म होने के बाद हमें मुकम्मल आज़ादी दे दें। वाइसरॉय ने कहा कि भाई देखो, अभी ज़्यादा मेरे से बात ना करो, मैं वाइसरॉय हूँ, हमारी अगर 8 सूबों में हुकूमत है, 11 में से 8 में तुम्हारी हुकूमत है, तो मेरी पूरी इंडिया पे हुकूमत है, मैं वाइसरॉय हूँ। चलो दौड़ो यहाँ से, चलो 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 चलो। कांग्रेस ने गुस्सा आ गया, कांग्रेस की सारी गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया। तो अब इस तरह की गवर्नमेंट जो कांग्रेस की बनी थी 8 सूबों में, वो खत्म हो गई। तो जिन्ना ने बहुत खुशी का मिठाइयाँ बांटी, और डे का नाम रखा डिलीवरेंस। देखिए लिखा हुआ है डिलीवरेंस, आखिरी कॉलम में पढ़े, डे ऑफ डिलीवरेंस बनाया। कब बनाया? 22 दिसंबर 1939 में। अब आप कहेंगे उन्होंने तो इस्तीफा दिया 22 अक्टूबर को, इतनी देर नहीं, एक महीने 2 महीने बाद क्यों बनाया कायदे-आज़म ने? तो इन्होंने इस्तीफा आहिस्ता-आहिस्ता करके दिया था। 8 सूबों में की हुकूमत थी, पहले एक सूबे ने दिया, फिर दूसरे ने दिया, तीसरे ने दिया। तो ये करते-करते जब पूरी इनकी 8 की हुकूमत खत्म हो गई सूबों से, तो कायदे-आज़म ने कहा अच्छा इनकी जान छूटी। और इन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया था कि वो, उनकी 2 शराइत थी कि आपने हमसे पूछा नहीं, जंग में हमें शामिल कर दिया, और अगर शामिल कर दिया तो फिर हमें एक शर्त पे हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। चलिए केस लॉर्ड ने कहा क्या कि आप में अगर जंग खत्म हो जाएगी तो आप हमें आज़ादी देंगे और यहाँ से दफा गेट आउट हो जाएंगे अंग्रेज। तो उसने कहा नहीं, वाइसरॉय ने ऐसा नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा हम जंग नहीं लड़ेंगे, तो उसने कहा तुम्हारी मर्जी। तो कांग्रेस ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। तो भारत, लेकिन बात सही भी थी। कांग्रेस का कहना था कि भाई जर्मनी ने अगर हम पे हमला कर दिया, इटली ने और जापान ने, तो हमारा क्या होगा?
जर्मनी अभी फ्रांस को मार रहा है, पोलैंड को मार रहा है, इंग्लैंड को मार रहा है, रशिया को मार रहा है, चाइना को मार रहा है, हमें भी मारने लगेगा। ठीक है ना? तो ये तो पागल हो गए थे जर्मनी, जापान और इटली। आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 पे मैंने वीडियो बनाई है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाऊँ प्लीज? तो ये बात मैंने आपको बता दी कि जब भी मैंने वही वाली बातें जो अभी बताया मैंने आपको, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में खत्म हो गया मेरे ख्याल में। नमस्ते मोहम्मद वाल मोहम्मद, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मुझे बहुत ही मेहनत की है, देखिए आपको अंदाजा हो गया होगा, बहुत रिसर्च से ये चीज़ आपको बना के दी आज मैंने। और इसकी प्लीज कदर कीजिएगा, आपके कई सवाल इसमें हो जाएंगे, कई सवाल आप पढ़ लेंगे, पॉलिटिकल साइंस, इंडो पाक हिस्ट्री और पाक अफेयर्स के कई सवाल इसमें से बन जाएंगे आपके, हो सकता है पेपर ही इसमें से आ जाए। मुझसे मोहम्मद, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा, आप भी पास हो, मेरे पूरे घर के लिए, मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, माँ बीवी बच्चे सबके लिए आप दुआ किया कीजिए, बहन भाइयों के लिए मेरी दुआ कीजिए, उम्मत के लिए दुआ किया कीजिए, और अल्लाह में सब पर रहम करे।